पिछले लेक्चर में हमने फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की थी। एक बार हम फिर से एक रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर आगे का टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, उस पर एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज को अगर हम शॉर्ट में कहें तो डॉलर की बात होती है। फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअल में नाम है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में कहें तो ये डॉलर की ही बात यहाँ किया जा रहा है कि हमारा डॉलर को कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डॉलर का क्या रोल है, हमारा फॉरेन ऑफ एक्सचेंज का क्या रोल है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। इज द नेम गिवन टू ऑल द करेंसी। जैसे हर का अपना अपना करेंसी होती है। जैसे अगर हम यूएस में क्या बात हो, डॉलर के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में है तो पाउंड्स के नाम से आते हैं, हमारे इंडिया में है तो हम रुपीस के नाम से जानते हैं। तो ये सब हमारी करेंसीज हैं। तो इस करेंसी को जो है एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू ऑल द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। ये जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी करेंसी है अदर कंट्री की, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज एक रेट होता है, हर चीज का एक रेट होता है। जैसे मैंने कहा ये पेन है, तो पेन की पूछिएगा इसका पेन का क्या है, ये 10 रुपए की पेन है, तो इसकी क्या कीमत है, रेट क्या है। इसी तरह डॉलर का भी रेट होता है। तो उसकी बात वो कर रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। It refers to the rate at which currency of one country is exchanged with the currency of another currency। मतलब जब कोई चीज हमारी अगर ये डॉलर की रेट है और जब हम अपनी करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, वन कंट्री एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर करेंसी अनदर कंट्री, जब दूसरे कंट्री से हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो दैट मीन्स कि वो रेट से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे एक डॉलर कितने के बराबर है, यानी 80 रुपीज या 100 रुपीज या 120 रुपीज। तो हमारे यानी कि एक डॉलर की कीमत हमारे रुपीज में 120 है, 80 है या 60 है, ये रेट है। तो इसी को कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब हम अपनी करेंसी को डॉलर की करेंसी के साथ अपनी वैल्यू को हम निकालते हैं तो उसी को करेंसी रेट कहा जाता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इसको एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी रेट को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी यानी एक्सटर्नल मतलब की बाहरी डॉलर की करेंसी की क्या वैल्यू है, उस नाम से भी हम जानते। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहिए और चाहे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी करिए, बोथ आर द सेम। इसको इस नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया है फिगर, इसलिए आगे यूएस, देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड फॉर दिस पर्पस वी विल कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर। जैसे हम कोई चीज अगर इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमारी रुपीज उसके किस काम की, क्योंकि वहां तो डॉलर चलता है तो उसको तो डॉलर ही चाहिए ना। अगर हमारे यहां से कोई चीज जा रही है या हमारे यहाँ कोई चीज आ रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो हमारा अगर इनफ्लो हो रहा तो हम डॉलर को लेके क्या करेंगे, हमारे कंट्री में डॉलर तो चलता नहीं है और अदर कंट्री में रुपीज तो चलेगी नहीं। तो ये जो डॉलर और रुपीज का जो कन्वर्सन मतलब कन्वर्ट करने का जो तरीका है, तो हमारी रुपीज जो है वो डॉलर के रूप में कन्वर्ट होगी, तब उनको मिलेगा डॉलर के रूप में और हमको मिलेगा रुपीज के रूप में। अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट में जब कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास जो आ रहा है वो किस में, वो तो डॉलर पे करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो रुपीज चलती नहीं है। और हमारे यहाँ जब जो चीजें होनी है वो रुपीज है, तो हमारी रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करके उस कंट्री को भेजा जाएगा और वो हमारे कंट्री में जो वहां की डॉलर आएगा, क्योंकि हमको डॉलर में पे करेंगे, तो हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करके हमें रुपीज के रूप में मिलेगा। तो ऐसे ही चीजों कह रहा है कि देन वी हैव टू पे, हम एक्सपोर्टर हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर के इन टर्म्स में क्या करेगा, डॉलर हमको देगा वो, एंड फॉर द पर्पस वी विल कन्वर्ट रुपीज इनटू डॉलर। और हमारा क्या पर्पस, हम आगे क्या करेंगे, रुपीज को डॉलर के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, अगर हमारे रुपीज 100 रुपीज तो हम डॉलर देंगे और ये डॉलर जो है हमको रुपीज के रूप में कन्वर्ट करेगा। तीसरा पॉइंट था, कितने तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, तो 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग या कहिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग। ये 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट की इस चैप्टर में बात किया गया है। इस 3 तरह के नाम से जाने जाते हैं। तो जिससे पहले अगर हम फिक्स करेंगे तो फिक्स में मैंने आपको बताया था कि फिक्स जो क्या, जैसे मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट ने हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया कि $1 80 रुपए के बराबर है, तो ये फिक्स कर दिया, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन था, जिसको पेग्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम
पैक्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम उन्होंने फिक्स कर दिया। अब इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ये $1 जो है 80 रुपए के बराबर है। और इट रिफर्स टू ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर ए करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। और ये फिक्स्ड कौन फिक्स करता है? ये वहां की गवर्नमेंट करती है, जो सरकार होती है वो उस डॉलर को फिक्स करती है। तो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट करते हैं, यानी फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट करते हैं। इससे होता क्या है? इससे कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनने के चांसेस होते हैं। एंड प्रिविलेज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि मतलब करिए सट्टा नहीं लगेगा, जुआ नहीं हो पाएगा। जैसे क्या होगा कि कोई चीज अगर ये रोज फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएशन अगर होगा तो क्या होगा, लोग सस्ती चीज सस्ते दाम में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। अगर जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, शेयर में क्या होता है, कभी 200 रुपया, कभी 205 हो गया, कोई 210 हो गया, कभी 195 हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, तो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट देखते रहते हैं कि जब दाम कम होता है तो उसको परचेज कर लेते हैं, और जैसे ही उसकी शेयर मार्केट बढ़ता है तो उसको फिर सेल कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब गवर्नमेंट फिक्स कर देगी तो ये सब होने के चांसेस कम होंगे, स्पेकुलेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट के फिक्स करने से गवर्नमेंट इसको एक रेट फिक्स करती है, और दूसरा इकोनॉमिक में हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या, इसके मेरिट तो ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी और स्पेकुलेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, जुआ नहीं होगा, शेयर नहीं होगा, ये सट्टेबाजी नहीं हो पाएगी। ये तो फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज के फायदे हैं। लेकिन इसके नुकसानदेह क्या है? अब सरकार ने अगर फिक्स कर दिया, सपोज दैट कह दिया कि लैपटॉप जो है, अब हम 1000 रुपए में लैपटॉप हम अच्छी कंपनी का आपको देंगे, तो अच्छी कंपनी का 1000 में लैपटॉप पॉसिबल एप्पल का हो जाए या किसी और भी प्रोडक्ट का हो जाए, तो एप्पल का अगर होगा तो यहाँ के तो प्रोड्यूसर कर देंगे कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम इतने सस्ते में नहीं बेच पाएंगे, मेरा लॉस है। अब तो गवर्नमेंट के पास इतना बनाने की क्षमता हो, गवर्नमेंट के पास इतनी सामान रखने की क्षमता हो, तब तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर वो फॉरेन एक्सचेंज को रेट को फिक्स कर देंगे तो उनके पास स्पेस भी है, बेचने की क्षमता भी है, रखने की क्षमता भी है, सारा चीज करने की क्षमता है। तो वो होता नहीं है, ना हो पाएगा। तो इसलिए ये जो फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इट इज नॉट पॉसिबल। स्टेबिलिटी बन सकती है, इसकी मेरिट है, स्पेकुलेशन होने के चांसेस कम होंगे, ये भी ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे ज्यादा है कि सरकार अगर ये रिजिड हो जाए कि हम फिक्स कर दिए, तो सस्ती चीजों पे अगर 1000 में अगर आप लैपटॉप और एप्पल की मोबाइल अगर बेचेंगे, तो वो तो प्रोड्यूसर जो प्राइवेट सेक्टर तो बंद करेगा, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इतने सस्ते दाम में, मेरा तो लॉस है। तो गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है, हर चीज का सोशल वेलफेयर का ध्यान रखते हुए, चाहे उसको फायदा हो चाहे घाटा हो। तो सरकार के पास ना इतनी जगह है, ना बनाने की क्षमता है, ना वो बेच पाएगा। तो ये सारी तो ह्यूज, मतलब कहते हैं जिसको ह्यूज अमाउंट के रूप में अगर चीजें आपको जगह होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ह्यूज कैपेसिटी होनी चाहिए। और ह्यूज का मतलब कि कई राउंड ह्यूज, इतनी जगह होना चाहिए, वो होता नहीं है, सरकार के पास है नहीं और ना वो कर पाएगी। तो दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल ए फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा जो मैंने बात की, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड। इसमें जो जनरली क्या होता है कि इकोनॉमिक जो हमारी जो भी सिचुएशन होती है, तो हमारी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही होती है। हमारी इकोनॉमी में कैसी मार्केट में डिमांड है और कैसी सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग रेट फिक्स होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे चीजें हैं कि अब मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन क्या होगी। तो मार्केट फोर्स में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, टोटल मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसी डिमांड है और कैसी सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेट फिक्स होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इसका ड्रॉबैक भी होगा। अब यहाँ क्या है, स्पेकुलेशन के चांसेस ज्यादा होगा, शेयर बाजार में लोग पैसा सस्ता होने पे लगाएंगे और महंगा होने पे उसको सेल कर देंगे। तो ये सट्टेबाजी ज्यादा शुरू हो जाएगी और हमारी इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी की स्थिति कम हो जाएगी, यानी कि वहां पे इनस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। इट लीड्स टू स्पेकुलेशन एंड डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी होने के चांसेस या उसकी इंश्योर हम नहीं कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये फ्लक्चुएशन होगा, इसीलिए फ्लोट होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। जहां पे फ्लोटिंग होने के चांसेस, उतार चढ़ाव होगा, जहां पे स्पेकुलेशन होने के चांसेस होंगे, सट्टेबाजी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी होने के चांसेस कम होंगे, ऐसे चीजों को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा मैंने कहा कि अब ये भी नहीं हो सकता है, ये भी इट इज नॉट पॉसिबल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तीसरा जो होता है ये मैनेज फ्लोटिंग होता है।
अब इसमें तो छोड़ तो दिया नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करती है कि जब ये स्थिति है कि मार्केट फोर्सेस पे ही हमारा डिमांड और सप्लाई पे हमारी चीजों को हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, तो ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहां पे अब इसमें ये लिखा है कि इट रिफर्स टू ए सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे मार्केट रेट पे तो ये फॉरेन एक्सचेंज फिक्स करता है, लेकिन बट दिस इज द कीवर्ड, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। अब यहां पे क्या होगा कि इसमें इंटरफेरेंस किसका होगा? सेंट्रल बैंक का होगा, आरबीआई का होगा। इसी तरह दूसरे कंट्री का अगर वहां पे अगर मैनेज करना है, जैसे कि आपका फेडरल बैंक्स होते हैं अदर कंट्री के, तो वो बैंक का इन्वॉल्वेशन होगा कि वो इन्वॉल्व होगा एक्सचेंज रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन। और इस सिस्टम को हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वेशन होता है। इसलिए इस रेट को, इसी चीज को हम कहेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारा रेट चलता है वो मैनेज फ्लोटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो ये हो गए आपके रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? कितने तरह के मार्केट होते हैं भाई? आप मार्केट में देखा होगा कि दो तरह के मार्केट में किसको कहते हैं, जिसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो बायर और सेलर का क्या काम है? तो मार्केट जहां पे हम चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस। जहां पे हम खरीदेंगे और बेचेंगे, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का खरीदना और बेचना होगा, उसी को हम कहते हैं मार्केट। अब दो तरह के मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन, जहां पे डायरेक्टली आपने बेच दिया और आपको इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स पैसा मिल गया, एक्सचेंज हो गया, तो उसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। और दूसरा जो होता है कि फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, हमारा एक एग्रीड होता है, एक हम एग्रीमेंट होता है कि हम आपसे लेंगे लेकिन इसको 3 महीने के बाद हम आपको पे करेंगे। तो वो एक जो डील होती है, मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड और सम फ्यूचर डेट एट द, कोई 3 महीने के बाद की डेट दी गई कि हम इसके बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो ऐसे को हम एग्रीड पेमेंट कहते हैं। एग्रीड अपॉन टुडे, आज के आधार पे उनको 3 मंथ के बाद की डेट दी गई कि हम इस डेट पे आपको पैसा पे करेंगे। तो इस ऐसे पेमेंट को हम मार्केट को कहते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। क्लियर? अब फिर मैंने बात की थी क्लास में पिछले कि फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो पहला काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फंक्शन, कोई चीजों को ट्रांसफर करता है। द फंक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जो हमारा फंड को ट्रांसफर करता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट का काम है। क्रेडिट फंक्शन, अगर कोई पैसा हमारे पास आएगा, क्रेडिट भी तो होगा। दिस फंक्शन इज हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉर एग्जांपल बिल लायबिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज और आर इंटरनेशनल पेमेंट। इस तरह की पेमेंट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो तो होगा, हमारा इनफ्लो होगा। तो ये आउटफ्लो, हमारा ट्रांजेक्शन दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो हमारे यहाँ क्रेडिट भी जो होगा उसको हम, ये भी एक फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शन होता है क्रेडिट, जिसका नाम दिया क्रेडिट फंक्शन। पहला हो गया ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा हो गया क्रेडिट फंक्शन, उसका एग्जांपल भी दे दिया। और तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग फंक्शन क्या है कि इट इज एन एक्टिविटी विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड जनरली अडॉप्टेड बाय द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी आज की डेट की रेट पे कोई चीज भी अगर उसने सेल किया और उसके क्योंकि तो फ्लक्चुएट होता, 3 महीने के बाद अगर उसका दाम बढ़ गया तो उसको इंपोर्टर को तो नुकसान होगा ना। तो जनरली इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर को यहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते कि आज की रेट ये है और बाद में पता चला कि 3 महीने के बाद अगर पेमेंट अगर किया जा रहा है उसको, तो उसके उस समय तो डॉलर का दाम बढ़ गया। तो जब किस डॉलर का दाम बढ़ गया तो उसको एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को तो लॉस हो गया ना। तो ऐसे में रिस्क लेने के चांसेस होते हैं, उसी को हम हेजिंग कहते हैं। तो लिखा हुआ इट इज एन एक्टिविटी विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे लॉस होने को वो रिड्यूस करता है, एंड इज जनरली अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, जो आयात कर रहा और जो निर्यात कर रहा। तो इसको हम हेजिंग फंक्शन कहते हैं। तो 3 तरह के फंक्शन की बात हमने इसमें की है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का। अब आप इसको समझिए कि जैसे अर्लियर पहले हमारा $1 75 रुपए का था, मतलब इंडियन रुपीस जो है 75 $1 के बराबर है। आज के डेट में $1 100 रुपीस के बराबर हो गया। तो हमारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है कि हमारा
डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपीस की कीमत घट रही है। ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, जहां पे वैल्यू जो है डॉलर की बढ़ रही है, रुपीस की घट रही है। पहले हमारा 75 रुपया डॉलर था, अब ये 100 रुपया डॉलर हो गया। एक डॉलर 100 रुपए के बराबर, अब पहले था एक डॉलर 75 रुपए का डॉलर। तो इसको हम करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यही उसका उल्टा हो जाए कि अर्लियर 75 रुपया हमारा एक डॉलर था, एक डॉलर 75 रुपए के बराबर था, आज के डेट में वो 50 रुपया है। तो यानी कि हमारी करेंसी बढ़ गई और डॉलर की करेंसी जो है घट गई। तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, कि हमारी करेंसी बढ़ गई और उनके लिए, उस कंट्री के लिए करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी इंडिया के लिए वो करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। यहां जब डॉलर बढ़ रहा तो हमारे लिए करेंसी डेप्रिसिएशन है, अदर कंट्री यानी कि फॉरेन के लिए या अमेरिका के लिए उसके लिए क्या है, वो एप्रिसिएशन है और हमारे लिए वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन जब डॉलर की कीमत घट गई तो हमारे लिए एप्रिसिएशन है, उनके लिए डेप्रिसिएशन है। तो इसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा कि जब करेंसी डेप्रिसिएशन होगी तो इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टर्म्स इन फॉरेन करेंसी। और इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे अगर हमारा डेप्रिसिएशन है, करेंसी है तो इसमें होगा, इट हैज टू इफेक्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होंगे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक चीजें जो है सस्ती हो गई। और दूसरा क्या होगा, इंपोर्ट डिक्रीजेस, और जो बाहर से चीजें जो आ रही है वो घटेगी क्योंकि फॉरेन की चीजें कॉस्टलियर हो गई। जब हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन में होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ घरेलू चीजें जो सस्ती हो गई। और दूसरा चीज, इंपोर्ट हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहां फॉरेन में चीजें महंगी हो गई। तो ये इसके दो इंपैक्ट हैं आपके करेंसी डेप्रिसिएशन के। और करेंसी एप्रिसिएशन के क्या फायदे नुकसान है? तो पहला क्या होगा कि हमारी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और इसके दो इफेक्ट हो गए, एक्सपोर्ट जो होगा क्या, वो डिक्रीज हो जाएगा, अब लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्या होगा, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर, क्योंकि डोमेस्टिक जो चीज है वो महंगी हो जाएंगी। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएंगे। अब क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती मिलेंगी तो लोग ज्यादा मंगाएंगे, बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। फॉरेन की चीजें सस्ती होगी तो लोग ज्यादा मंगाएंगे, तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। ऐसे को हम कहते हैं एप्रिसिएशन करेंसी, करेंसी और एप्रिसिएशन। अब ये आगे की चैप्टर में भी बताएंगे कि आरबीआई का क्या रोल होगा इसमें। जब हमारा ये स्थिति होगी तो मतलब आरबीआई ब्रिंग्स डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट और हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स अप द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अप होगा तो क्या होगा, डाउन होगा तो क्या करेगी आरबीआई, क्या रोल करती है। तो इसको तो पहले आज हम नया टॉपिक जो तो अभी तक रिवाइज हो गया, अब हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिमांड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि चीजें क्या होती है, हमारे डिमांड और सप्लाई पे ही सारा मार्केट का गेम होता है कि मार्केट में हमारे क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी आउटफ्लो यानी कि डिमांड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डिमांड फॉरेन एक्सचेंज में हमारे डिमांड की क्या आउटफ्लो है। तो आप देखिए इसमें आपने वहां पे पढ़ा था डिमांड और सप्लाई में कि जब चीजें दाम बढ़ता है तो लोगों की मांग कम हो जाती है, जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई यानी कि आपका जो मांग है वो कम हो जाएगी, और प्राइस जैसे ही डाउन होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी यानी कि उसके लोग ज्यादा मांग करेंगे। तो वो ऐसे लोग चीजों में कैसा रिलेशन था, जब चीजें घट रही और एक बढ़ रही है तो ऐसे रिलेशन को कैसा रिलेशन कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो देखिए यहां भी अगर हम कहें कि वहां पे हम डिमांड और सप्लाई की बात करते थे और यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यही डॉलर की बात कर दें कि डॉलर अगर का दाम बढ़ जाएगा तो लोगों की मांग कम हो जाएगी, अगर डॉलर का दाम घट जाएगा तो क्या हो गया, आपका क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे यहां भी तो वही काम हो रहा है ना कि चीजें जब अगर प्राइस अगर बढ़ रहा डॉलर का तो लोगों की मांग कम हो जा रही है, क्वांटिटी कम हो जा रहा, और जब प्राइस घट जा रहा तो क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे डायरेक्शन को, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। और इसमें होगा क्या, अब इसको जब ये कंडीशन होगी तो देखिए फिगर मैंने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, इसमें हमने क्वांटिटी लिख दी। क्वांटिटी किसकी लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखेंगे, और यहाँ प्राइस किसकी लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे आप फॉरेन एक्सचेंज का, कि फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ने से हमारी क्वांटिटी, डिमांड की क्वांटिटी और फॉरेन एक्सचेंज की क्या
क्या फ्लक्चुएट कर रहा, क्या चेंजेस आ रहा। तो आप देखिए, मैंने कहा कि पहले तो आप सीधे सीधे ये एक आपने यहाँ पे ओ लिख लिया और वाई एक्सिस पे, और इस चीज को आपने बनाया यहाँ पे कि ये हमारा एक आपने सीधे सीधे, क्योंकि जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कैसा कर्व बनेगा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो हम फॉरेन एक्सचेंज को इस फिगर के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, हम किस चीज को शो कर रहे हैं, अपनी मार्केट की क्वांटिटी को और प्राइस को। तो हम किस चीज की प्राइस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की, कि हमारे क्वांटिटी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारी प्राइस के जो चेंजेस होंगे फॉरेन एक्सचेंज यानी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसी चीज को हम डिस्प्ले कर रहे हैं इस फिगर के द्वारा। अब आप सबसे पहले, क्योंकि जब आपको मैंने बताया था 11th में भी कि जब कोई चीज इनवर्स हो तो ऐसे में कैसा कर्व बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ये हमने कर दिया। अब कह रहे हैं कि यहां पे अगर मैं इस चीज को किसी पे मार्केट पे हमारे जो डिमांड और हमारी रेट पे फिक्स कर रहा, तो ये देखिए यहां पे हमने क्या कर दिया, ये R1 कर दिया, यानी कि हमारी जो हमारी डॉलर की कीमत है आज के डेट में 80 रुपीज है। एक डॉलर हमारे 80 रुपए के बराबर है अभी प्रेजेंट टाइम में, और ये हमारी क्वांटिटी है, ये है, ठीक। अब इसमें हमको चेंजेस दिखाने हैं, क्योंकि हमारा इनवर्स रिलेशन शो होगा कि हमारी प्राइस चेंज होने पे हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब हमारा डॉलर की कीमत घट गई, यानी कि आज के डेट पे वो 60 रुपीज हो गई, तो यानी कि हमारा ये दूसरा रेट ये हो गया। अब दूसरा रेट हो गया तो क्या हुआ, जब रेट घटेगा या बढ़ेगा तो क्वांटिटी में भी चेंजेस आएगा। तो आप यहां देखिए क्वांटिटी में आपकी चेंजेस क्या हो रही है, यहां पे आ गया, यानी कि ये लाइन किसको टच कर रही है, इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो आपका डाउनवर्ड लाइन जा रही है, कर्व जो जा रहा है, इसको अब यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे होगा, इसको टच करेगा, क्योंकि यहाँ टच किया था तो ये आपकी क्वांटिटी बनी थी, लेकिन जब ये दूसरी प्राइस चेंज हो गई तो अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो यानी कि ये क्वांटिटी लाइन यहाँ बनी, यानी कि हमारी प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। प्राइस हमारा कम हुआ यानी डॉलर हमारा कम हो गया, 80 रुपए से 60 रुपए होगा तो क्वांटिटी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा हमारा। तो वही कह रहा है कि डॉलर अगर कम हो गया तो, और ये हमारी तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि एक प्राइस घटा तो दूसरा उसका रिएक्शन एक्शन क्या हुआ, उसके हमारे क्वांटिटी में पड़ा। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, जो एक के चेंज होने से दूसरे में चेंजेस आए और दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं। अगर दाम कम हुआ तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, यही अगर दाम बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर प्राइस हमारी बढ़ जाए, जैसे ये देखिए, अब हमारे पहले अभी डॉलर हमारा क्या था, अभी 60 रुपीज है, अब डॉलर R1 से लेके R2 हो गया, यानी 83 रुपीज डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो जब कीमत बढ़ जाएगी तो देखिए क्या हो रहा है, फिर अब उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, आपने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई में, कि सप्लाई अगर डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। तो आप देखिए डिमांड यहाँ पे अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ क्वांटिटी फिर भी बढ़ रही है। तो ऐसे जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और ये हमारा क्या है, अपवर्ड स्लोप बनेगा, ये जो स्लोप बनेगा, कर्व जो बनेगा अपवर्ड बनेगा, और अपवर्ड जब बनेगा और लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, तो जब ये बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ा। तो यानी कि ऐसे रिलेशन जो दोनों का डायरेक्शन सेम तरफ है, कि प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। चीज वही है, बस यहाँ पे आप क्या वहां डिमांड और सप्लाई को शो करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इसी चीज को दोनों को शो कर रहे हैं। तो एक आपका इनडायरेक्ट, आपका एक हो गया इनवर्स रिलेशन और दूसरा हो गया डायरेक्ट रिलेशन। तो ये चेंजेस आएंगे, इसी चीज को हमने इनफ्लो पे क्या होगा और आउटफ्लो पे क्या होगा। तो पहले मैंने आउटफ्लो की बात की थी कि हमारा देखिए टॉपिक ही था कि डिमांड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका बोर्ड में होता है कि व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों डोमेस्टिक रेजिडेंट्स करते हैं, मांगते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई डिमांड हम तब बढ़ा रहे हैं ना कि जब चीजें सस्ती हो रही हैं, तभी तो हम डोमेस्टिक जो रेजिडेंस है वो मांग कर रहे हैं कि अगर चीजें सस्ती होगी तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये चीज। और अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ने पे कौन खुश होता है, सप्लायर खुश होगा कि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को कर रहा है कि यहाँ आउटफ्लो की बात कर रहा है। क्वेश्चन आपका हेडिंग जो है
डिमांड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, व्हाट आर द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की सोर्स क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट। तो नोट, तो देयर इज एन इनवर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। किसमें, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में और क्वांटिटी डिमांड बाय द फॉरेन एक्सचेंज। दोनों के बीच में जो प्राइस अगर आपकी बढ़ रही है तो क्वांटिटी आपकी घट रही है। तो ऐसा जब रिलेशन दोनों के बीच में हो रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। और दूसरा क्या हो रहा, आंसर आपको इसको लिखेंगे, इसमें होगा क्या, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इसमें क्या होना शुरू होगा, जब चीजें अगर वहां सस्ती हो जाएगी, अगर डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। दूसरा, इन्वेस्ट फॉरेन कंट्री में करेंगे। तीसरा, अंडरटेक फॉरेन टूर, हम टूर पे ज्यादा जाना पसंद करेंगे। और चौथा जो है, टू सेंड यूनिलैटरल ट्रांसफर गिफ्ट एंड ग्रांट टू फॉरेन कंट्री। और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, जो हम गिफ्ट भेज रहे हैं, गिफ्ट मंगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, फॉरेन कंट्री में जाना लगेगी, जिसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो ये चार जो मैंने आपकी बात की कि इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ये तो एक नोट है, लेकिन आंसर जब ये दो क्वेश्चन मैंने बोला है कि डिमांड हमारी सोर्स डिमांड फॉरेन क्यों, व्हाट आर, क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या हैं चीजें, और एक्सचेंज इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक, क्यों ऐसा हो रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हो रही है हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंस में। तो पहला होगा टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हम वहां से खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री, हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। टू अंडरटेक फॉरेन टूर, हम टूर पे जाना पसंद करेंगे। और यूनिलैटरल ट्रांसफर गिफ्ट और ग्रांट, गिफ्ट और जो ग्रांट है वो फॉरेन कंट्रीज में होंगे। तो इसका फिगर ये इनवर्स रिलेशन बनेगा इन आउटफ्लो में, जब आपकी चीजें ज्यादा जाएंगी तो। और इसी तरह अगर हम सप्लाई की बात करें, तो सप्लाई फॉर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई में क्या होगा, इसमें भी आ रहा है और उसमें जा रहा है। तो सप्लाई में क्या होगा, पैसा आएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में क्या होगा, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन। ये देखिए फिगर मैंने बनाया था। अब इसमें जो क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के क्या सोर्स हैं, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा, जैसे डिमांड का मैंने बताया कि आपका क्या क्या चीज था, इंपोर्ट था, आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर था, और आप इन्वेस्टमेंट था। उसी तरह डिमांड में जैसे आपकी 4 चीजें हैं, तो ऐसे ही आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट की बात कर रहा है। डिमांड जब हो रहा है तो इंपोर्ट, फिर इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में, टू अंडरटेक फॉरेन टूर, टू सेंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपकी डिमांड आउटफ्लो में था। अगर आप सप्लाई में होगा, सप्लाई ऑफ इनफ्लो में, तो जब सप्लाई होगा तो हमारा आ रहा है, यानी कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन। जब आ रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन है, जा रहा तो इनवर्स रिलेशन है। तो पहले ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जब इस पे आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब व्हाट आर द सोर्स, क्या क्या सोर्सेस हैं फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई में, और ऐसा सप्लाई, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाई बाय फॉरेन रेजिडेंट, क्यों सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन रेजिडेंट्स को। तो इसमें भी आप सिर्फ का उल्टा लिखेंगे, व्हेन फॉरेन परचेज आर डोमेस्टिक गुड्स आर सर्विस एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। फॉरेन मेड इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर क्या करेंगे, अब अपना इन्वेस्टमेंट हमारे डोमेस्टिक कंट्री में बढ़ा देंगे। तीसरा क्या करेंगे, टूरिस्ट आने लगेंगे। जब टूरिस्ट हमारे अदर कंट्री से आते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो ये क्या है, हमारा इनफ्लो है, पैसा आने लगेगा। वहां पे क्या हो रहा है, डिमांड पे क्या हो रहा है, पैसा जा रहा, आउटफ्लो। और हमारे सप्लाई पे क्या हो रहा है, जब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज पे बढ़ गई तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा गुड्स का। दूसरा क्या होगा कि फॉरेन के लोग जो है अपनी पूंजी, अपना निवेश भारत में ज्यादा करेंगे, डोमेस्टिक कंट्री में विजिट करने ज्यादा तो लोग विदेशी आएंगे हमारे, जिससे कि हमारी पैसा, हमारा इनफ्लो हमारा बढ़ेगा। और टू रिसीव यूनिलैटरल ट्रांसफर गिफ्ट, और हम क्या करेंगे, हमारा चीजें वहां सस्ती होंगी तो वहां से चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट के रूप में हमारे रिसीव करेंगे। तो ये 4 इंपैक्ट इस पे पड़ेंगे आपके फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड एंड सप्लाई, दोनों मैंने इस चीज को बताया। अब मैं दूसरा टॉपिक जो इसमें बताऊंगा ये नेक्स्ट क्लास में, कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और हाउ इक्विलिब्रियम रेट इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम रेट कैसे हम अटेंड करेंगे, कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ये हम आपको इस फिगर के द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होता है, इस पे हमारे मार्केट फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।